नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया बिग भारत मीडिया और मैं हूं रवि। इस वक्त हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली में और एक बार फिर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे चैनल के नए कंसल्टिंग एडिटर आस्था इसके निर्देशक आर कुमार जी हैं, जिनसे जानेंगे कि बिहार में जिस प्रकार गुड गवर्नेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस प्रकार अपराधी लगातार गुड गवर्नेंस का माहौल उड़ा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। इसकी विस्तृत जानकारी पे हम आप सभी से आर कुमार जी को जोड़ेंगे। सबसे पहले सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, लगातार जिस प्रकार स्थानीय सुशासन, लगातार जिस प्रकार गुड गवर्नेंस, लगातार जिस प्रकार शांति, पीसफुल, तमाम न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है बिहार में, क्या कुछ कहेंगे और इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूँ। मैं, जैसा कि आपने परिचय में कहा कि मैं कंसल्टिंग एडिटर हूँ, पत्रकार के रूप में बताया जाए या एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, तो मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करूँगा। जो इसके दो पक्ष हैं। आप जो एनसीआरबी का डेटा अगर देखते हैं तो एनसीआरबी के डेटा के अनुसार एक आश्चर्यजनक ट्रेंड आपको दिखेगा कि यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है और स्टेट में केरला में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है। जबकि आप जानते हैं कि केरला इंडिया का सबसे डेवलप्ड स्टेट है। हर जितने भी इंडिकेटर्स हैं, सारे इंडिकेटर्स में केरला सबसे अच्छा है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे तो एक ये ट्रेंड दिखाई देता है। बिहार के मामले में जाते हैं तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 19वें स्थान पर है क्राइम के मामले में। 13 करोड़ का राज्य है, गरीब राज्य है, और उसके बाद भी 19वें स्थान पे है। तो अब यहाँ पे है कि तो इसका मतलब क्या है कि बिहार में क्राइम नहीं है, 19वें स्थान पे है। तो कहा जाता है इसका एक कारण मैं शुरू में बता दूं, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो क्राइम होता है वो ठीक से रिपोर्ट नहीं होता है। केरला विकसित है, वहां पे 100% क्राइम रिपोर्ट होता होगा। मुझे नहीं पता है कि क्या स्थिति है। अदरवाइज अगर केरला विकसित राज्य है और उसमें ऐसा है तो दिल्ली में भी रिपोर्ट, जो भी क्राइम होता है यहाँ पे रिपोर्ट होता है। बिहार में हो सकता है कि क्राइम रिपोर्ट, बहुत सारे क्राइम रिपोर्ट नहीं होते हों। अब जो एनसीआरबी का डेटा करता है उसके अकॉर्डिंग, चाहे भी बिहार के जो डीजीपी हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाए, विनय कुमार जी के अकॉर्डिंग, उन्होंने बड़ी सारी कार्रवाइयाँ करी है और प्लस जो भी बिहार में क्राइम हो रहा है उसका उन्होंने कारण भी बताया है। और आप भी इस बात से, पत्रकार होने के नाते आप भी जानते हैं कि बिहार में जो क्राइम हो रहा है वो मुख्य रूप से क्राइम का नेचर आप देखिए किस तरह का है। कोई ओपन क्राइम नहीं हो रहा है। अधिकांश क्राइम, जैसे कल जो एक क्राइम हुआ है, कल एक हत्या हुई है पारस अस्पताल में सर, 5 हत्या हुई शूटर जो हैं, हाँ, उन्होंने एक व्यक्ति को, इसको आप ओपन क्राइम नहीं मानते? तो ये भी उसमें जैसे जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें आप देखेंगे तो देखेंगे कि ये गैंग वार है। ये जो क्रिमिनल्स इसमें जो भी मारने वाले हैं, जो मरे हुए लोग हैं, जो मरे हुए हैं, वो सब के सब उसी तरह के लोग हैं। मैंने उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि बिहार की सड़कों पे गोलियां चल रही हैं। आप जो पटना में खेमका जी का जो मर्डर हुआ, अब उसमें भी आपने देखा होगा कि उसके प्रति भी, उसमें भी व्यक्तिगत रंजिश है। तो बिहार में जो क्राइम हो रहा है वो आश्चर्यजनक रूप से, मुख्य रूप से क्राइम परिवारों के अंदर हो रहा है, जमीन को लेकर के हो रहा है, शराब वाले मामले में हो रहा है, तो कई सारे व्यक्तिगत कारणों से हो रहा है। जैसे अन्य राज्यों में जाते हैं तो गैंग वार होता है, माने पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है। यहाँ पे क्या है कि जो क्राइम हो रहे हैं वे सब पारिवारिक हो रहे हैं, जो आपस में जो छोटे मोटे अपराध, लैंड डिस्प्यूट, डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह के मामले में हो रहे हैं। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से, मैं ये नहीं बोल सकता कि पूरी तरह से सिस्टम कोलैप्स कर गया है। लेकिन सर, हमने देखा था कि पिछले दिनों जब नीतीश जी की सुशासन की सरकार थी, लगातार ये दावा भी करते थे कि सुशासन की सरकार है और सड़कों पर दिखती भी थी सुशासन। नीतीश जी के आने के बाद गुड गवर्नेंस की स्थिति बहुत बेहतर हुई, डाटा भी देख रहे हैं। लेकिन सर, पिछले दिनों से जिस तरह की बिहार की गतिविधि है, आपने देखा कि वैशाली में किस प्रकार एक लड़की के साथ मॉलेस्टेशन हो जाता है, मुंहबोला भाई जो है वो अपराध, पटना में आपने देखा व्यवसायी के साथ, छपरा में आए दिन देख रहे हैं आप। इसको देख के आपको नहीं लग रहा है सर कि बिहार में पुलिस का इकबाल जो है वो लगातार खत्म होते जा रहा है? हाँ, ये बात है। जैसे जंगल राज 2 कहा जा रहा है। अब इसमें फिर मैं एक बात बताऊं कि मुझे जहां तक लगता है, अब आज प्रधानमंत्री की यात्रा है और कल पारस हॉस्पिटल में 5 लोग जाते हैं और मार देते हैं। उनको पता है कि ये नेशनल बिहार के न्यूज़ में आएगा, नेशनल न्यूज़ में आएगा, और अगले दिन प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। और बिहार में चुनाव भी है नवंबर 2025 में चुनाव है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चुनाव है। ये एक नॉर्मल चुनाव नहीं है। अब यहाँ पे तो इस बैकग्राउंड में एक होगा कि जंगल राज 2 रिटर्न आ गया। जो वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि वो सुशासन बाबू हैं, लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा, ये सब उनका मेन, उसी चीज को डाइल्यूट हो रहा है। निश्चित रूप से चिंता की बात है। सेकंड पार्ट आपने जो कहा कि पुलिस का इकबाल है वो खत्म हो रहा है, तो ये तो बात है कि पुलिस का इकबाल तो खत्म हो रहा है। कोई भी कानून को अपने हाथ में ले रहा है। आप बिहार पुलिस है, इतने बड़े पैमाने पे, इतना बड़ा राज्य भी नहीं है, जनसंख्या ज़्यादा है, राज्य बहुत बड़ा नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में आप ये सारे के सारे जो मर्डर हो रहे हैं वो लाइसेंसी हथियार से हो रहे हैं कि बिना लाइसेंसी हथियार से हो रहे हैं? अगर बिना लाइसेंसी हथियार से हो रहे हैं तो ये जब्त क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए तो आपको मास लेवल पे जो पुलिस है, पुलिस को अपने तरीके का उपयोग करके, अपने जो स्रोत है उनका उपयोग करके, उनको जो भी फायर आर्म्स है वो सारे फायर आर्म्स को उनको रिकवर करना चाहिए। सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो लगातार जब भी लाइसेंस जारी करती है, चाहे किसी आर्म्स का हो, एम्यूनिशन का हो, या जब भी इलेक्शन आता है तो सत्यापन तो कराते ही हैं। तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं, सत्यापन तो आप एक बात ध्यान रखिए, जितने भी क्राइम हो रहे हैं उस क्राइम में देखिए कि कोई क्या लाइसेंसी हथियार यूज हो रहा है? नॉन लाइसेंसी है सर। सारे नॉन लाइसेंसी हथियार यूज हो रहे हैं। तो बिहार में इतने बड़े पैमाने पे नॉन लाइसेंसी हथियार ये अपराधियों के पास कैसे पहुंच रहा है, कैसे जा रहा है? ये किसका दोष है? ये कहीं ना कहीं बन रहा है, या तो राज्य के अंदर बन रहा है ये, या राज्य के बाहर से जा रहा है। तो ये तो निश्चित रूप से पुलिस की बहुत बड़ी फेल्योर है। और इसमें आता है कि पुलिस का इकबाल का खत्म होना। मुझे लगता है कि जैसे कि प्रशांत किशोर जी जो एक बात बता रहे हैं कि भाई ये जो शराब है, मेरी अगर आम जन स्वराज पार्टी की अगर सरकार बनती है तो पहले आदेश में हम शराब को खोल देंगे, खत्म कर देंगे, शराब जो बैन है उसको खत्म कर देंगे। एक्चुअली बिहार में शराब तो एक बहुत बड़ा एक कमेटी बनानी चाहिए, नेशनल कमेटी बनानी चाहिए जो अनबायस्ड होकर के, एक जुडिशियल कमेटी बनानी चाहिए जो इस मुद्दे की समीक्षा करे, क्योंकि ये बिहार के लिए वरदान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि समीक्षा से पता चलेगा कि ये बिहार के लिए बहुत बड़ा अभिशाप भी हो सकता है। पुलिस की प्रायोरिटी चारों तरफ से, बिहार के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं सब में शराब है। अब पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हो रही है, साथ में शराब रोकने की समस्या है, कई तरह की दिक्कतें पुलिस के साथ है। और पुलिस बिहार में कहा जाता है कि रिफॉर्म भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है। कई बार तो आप किसी पुलिस वाले से जाके बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ी तरह की समस्याएं उनको झेलनी पड़ती हैं। हमने सर पिछले दिनों पुलिस पे रिपोर्ट भी की थी, एक स्टोरी किया था हमने पुलिस पे। तो हमने देखा था कि जो पुलिसकर्मी चिलचिलाती धूप में सेवा दे रहे हैं, जो ट्रैफिक में सेवा दे रहे हैं, उनके लिए ना शौचालय की व्यवस्था है सड़कों पे, ना ही पानी की व्यवस्था हो पाती है। और वो लोग, यहाँ तक कि कोरोना के समय हमने जब रिपोर्ट किया तो मास्क उसमें नहीं था। तो इसके लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? क्या बिहार सरकार को पुलिस विभाग के लिए अलग से बजट एलोकेट करने की आवश्यकता है? क्या कुछ कहेंगे? अब हम लोग दिल्ली में भी हैं, तो दिल्ली में तो निश्चित रूप से वही बिहार के लोग जो दिल्ली आ जाते हैं या बिहार के बाहर चले जाते हैं, तो हम लोग बीपीएससी के अपने जो जहाँ पढ़ा, बीपीएससी के लिए क्लास आस्था IAS है, हमारी संस्था है, उसमें हम पढ़ाते हैं। तो बिहार की समस्याओं की गिनती कराते हैं। तो समस्याओं की गिनती कराने में हमें सबसे बड़ी समस्या जो बिहार में लगता है वो ये होता है, एक होता है फॉर्मल बिहेवियर और एक होता है इनफॉर्मल बिहेवियर। आप लगातार कहते हैं औपचारिक और अनौपचारिक। बिहार में आप देखेंगे कि अनौपचारिक व्यवहार बहुत है, अन्य राज्यों में इतना अनौपचारिक नहीं है जितना कि बिहार में है। और मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छा काम किया इसमें कि महिला शिक्षा पे ध्यान दिया। तो महिला शिक्षा तो कहा जाता है, जैसे आप भी जानते हैं कि एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार को साक्षर बनाती है, प्लस पूरे परिवार को सभ्य बनाती है, अच्छा कपड़ा पहनाना सिखाती है, अच्छा बोलना सिखाती है, ये होता है। तो बिहार में तो निश्चित रूप से, जैसे मैं बता रहा हूँ, 13 करोड़ की जनसंख्या है। वही बिहार के लोग जब बिहार से बाहर जाते हैं तो एकदम फॉर्मल हो जाते हैं, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन वही बिहार में जाते हैं तो हो सकता है कि बिहार में जो पुलिस प्रशासन है उसमें भी अनौपचारिकताएं हो। मुझे डीजीपी साहब के से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने पूरे पुलिस प्रशासन पे एक कहा जाए कि फार्मनेस और अनुशासन, साथ में सुविधाएं। तो सुविधा, पैसे की कोई कमी बिहार के पास नहीं है, आप सुविधाएं दीजिए, उन सुविधाओं का अच्छे से उपयोग करिए और पूरे पुलिस प्रशासन में एक अनुशासन लेके आइए। उनके जो कार्यदायित्व है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निर्धारित करिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। हमारे बिग भारत एक्सक्लूसिव पे डीजीपी साहब भी हमेशा जुड़े रहते हैं और देखते भी हैं बिग भारत को। हम लोग जब लिंक शेयर करते हैं तो वो देखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। चूँकि डीजीपी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था अभी कि किसान जो है वो मौसमी बेरोजगारी को लेकर किसान अभी खाली हो गए हैं और अपराध के लिए वो किसान को जिम्मेदार मान रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? अब डीजीपी साहब ने किस आधार पे कहा, उनके पास कौन से रिपोर्ट है? निश्चित रूप से जो क्राइम हो रहा है उस क्राइम में जो क्रिमिनल्स हैं उसका जो एनालिसिस उन्होंने किया होगा, इसके आधार पे शायद वो स्टेटमेंट दिए हों। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में जो अभी भू सर्वेक्षण हो रहा है, लैंड डिस्प्यूट, बड़े सारे साधारण माने ऐसे परिवारों में जिनमें कभी कोई डिस्प्यूट नहीं रहा, जैसे भाइयों के बीच में जैसे ही जमीन का मामला आता है एकदम से उनके बीच में लाठियां चलने लगती हैं। ये एंगल भी हो सकता है। डीजीपी साहब के परसेप्शन के अनुसार यदि दो परिवारों में विवाद होता है तो वो भी गैंगवार का रूप ले सकता है। दिस इज फॉर्मल टाइप्स ऑफ क्राइम। बिल्कुल। या डीजीपी साहब का स्टेटमेंट इस परसेप्शन में हो सकता है। इस परसेप्शन में लेकिन जिस प्रकार बिहार के लोगों की अस्मिता समाप्त होते जा रही है, बिहार में बाहर के प्रदेश में बिहार के लोगों का शोषण हो रहा है, जिस प्रकार महाराष्ट्र में थप्पड़ चलाया जा रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं? बिहार के लोगों की अस्मिता खतरे में है कि नहीं?
मैं तो फिर अंत में यही कहूंगा कि जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी 3 गठबंधन वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, महागठबंधन है, एनडीए है और जन स्वराज पार्टी है, भाई बिहार में जो माइग्रेशन की समस्या को रोकने के लिए उपाय करना होगा और बिहार को एक केवल कहा जाए कि बसेरा के रूप में बिहार नहीं होना चाहिए। बिहार रहने के राज्य केवल स्टैंड बाई अरेंजमेंट के रूप में बिहार नहीं होना चाहिए। बिहार एक होप ऑफ, एक कहा जाए एक ड्रीम प्लेस के रूप में होना चाहिए, होप ऑफ एस्पिरेशन के रूप में होना चाहिए, प्लेस ऑफ एस्पिरेशन के रूप में उनको होना चाहिए कि जो लोग वहाँ से भी बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम कर सकें बिहार में रह के भी। आप तो अर्थशास्त्र के भी बहुत जानकार हैं, आपने तकरीबन 20 साल से बच्चों को अधिकारी बनाने का काम किया है। आपको क्या लग रहा है सर, बिहार में पलायन को रोकने के लिए सरकार को किस किस तरह की ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है? एक तो जैसे कहा जाता है कि बिहारी फर्स्ट, ये जो बिहार में हमने देखा है कि अब तो दिल्ली में हम तो दिल्ली में बिहारी हैं, हमें अपनी बिहारी अस्मिता को के साथ जीना होता है, हमें इसके साथ दूसरे राज्य के लोगों से कंपटीशन भी करना होता है, हम सफलतापूर्वक कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम बिहार जाते हैं तो वहाँ पे बिहार के लोगों में पता नहीं कहाँ से बिहारी सोच कम और नेशनल सोच ज़्यादा है। हमें सबसे पहले बिहारी बनना पड़ेगा। अगर बिहारी बन के अगर हमने बिहार के लिए अच्छा कर दिया तो वो देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें बिहारी फर्स्ट बनना पड़ेगा। जैसे अमेरिका फर्स्ट का उन्होंने जो दे रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट का, इंडिया फर्स्ट का, तो उसी तरह से बिहारी फर्स्ट का माने हमें ऐसा नेता वहां पे होना चाहिए जो देश के बारे में नहीं सोचे। किसके बारे में सोचे? केवल बिहार के बारे में सोचे। चिराग पासवान के एजेंडा में एक चीज है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ज्यादा अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि जितने बड़े मंत्रालय उनके पास मिला हुआ है, इतने कम एज में वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और वो भी ऐसे मिनिस्ट्री के वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। अब आज करीब हमें लग रहा है कि 1 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको मिनिस्टर हुए। जाके पूछिए कि उन्होंने बिहार में कितने सारे फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री उन्होंने, जबकि उनके अंदर में सोचो पूरे देश में जो फूड प्रोसेसिंग की बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सारे उनके अंदर में है। अगर उनको मोटिवेट करें कि आप पटना चलें, आप हाजीपुर चलें, आप छपरा चलें, हम आपको रॉ मटेरियल का, हम आपको जमीन का, अगर जिस तरह से शाहनवाज हुसैन जी काम करते थे बिहार में औद्योगिकरण को, आपने कभी सुना है? वो केवल चिराग पासवान जी के मुंह से मैं जब कोई भी स्टेटमेंट सुनता हूं तो राज्य के में उद्योग की स्थापना के लिए कोई उनका स्टेटमेंट नहीं होता। फूड प्रोसेसिंग को लेकर बिहार में क्या कुछ संभावनाएं हैं? संभावनाएं तो बहुत हैं। देखिए बिहार के लिए फूड प्रोसेसिंग ही एकमात्र, या कहा जाए कि सनराइजिंग इंडस्ट्री है। सबसे महत्वपूर्ण जो कहा जाए औद्योगिक क्रिया है बिहार के लिए वो तो फूड प्रोसेसिंग ही है, क्योंकि बिहार एक एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग स्टेट है। बिहार के साथ सबसे अच्छी बात है कि हर तरह के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहाँ होते हैं। वहाँ पे अनाज भी होता है, वहाँ पे फल सब्जियाँ भी होती हैं, वहाँ पे दूध भी है, वहाँ पे मीट मछली भी है, वहाँ पे मीट मछली वगैरह भी है। सब एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ सब कुछ होता है। अब सोच के देखिए, वहां पे उसको प्रोसेसिंग करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन भाई केंद्र के मंत्री के रूप में और बिहारी फर्स्ट का आप नारा देते हैं, आप यंग हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपको तो 1 साल के अंदर में अपनी छाप छोड़ देनी चाहिए। दुर्भाग्य बिहार का यह है कि केवल बिहार में राजनीति होती है, केवल राजनीति होती है। कोई भी, आप जैसे लालू जी हैं या नीतीश कुमार जी हैं, तो नीतीश कुमार जी चलिए अपना जो कुछ भी, लेकिन लालू जी भाई जिस तरह की बातें करते हैं, वो गांव गरीबों की बात करते हैं, तो गांव गरीबों की बात करते हैं तो गांव गरीब की समस्याओं का समाधान तो उनको हुनर देने से और उनको काम देने से होगा। उसी तरह से चिराग पासवान जी हैं, आप रोज बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं। आप जो मंत्री पहले बन चुके हैं उसमें तो अपनी छाप छोड़िए, जनता तो खुद ही आपको चुन लेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे दूं, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी मंत्री किस विभाग के बने थे? जब वो मंत्री बने थे तो मछली विभाग के। क्या कर लिया उन्होंने मछली विभाग के लिए? रोज अपने मछुआरा जाति की बात करते हैं, रोज निषाद जाति की बात करते हैं, उनसे जाकर के बिठा के कि क्या आप अपनी जाति के लोगों के लिए और बिहार के लिए जब मुख्यमंत्री बनेंगे तभी काम करेंगे, आप मंत्री बनकर उनके लिए काम नहीं कर सकते थे। और आज अगर मंत्री बन करके शाहनवाज हुसैन जी जैसा अगर वो अपनी छाप छोड़े होते तो आज बिहार वीआईपी पार्टी को हाथों हाथ लेता, उनको अपनी जाति के उपयोग की जरूरत नहीं पड़ती, सारे जाति के लोग उनको समर्थन करते। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बिहार के लोग संभावना की तलाश में हैं। बिल्कुल। आप कैसे देख रहे हैं, किसको संभावना के रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि इस बार भाई बिहार में बदलाव होना चाहिए। ये जो एनडीए है और जो आरजेडी महागठबंधन है, उससे कौन मंत्री बने, कौन मुख्यमंत्री और कौन मंत्री बनेंगे, एक बिहारी होने के नाते ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। मैं आसानी से अनुमान लगा सकता हूँ, और ये जो करेंगे उसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में मुझे तो लगता है कि नए चेहरे के रूप में प्रशांत किशोर जी को और उनके जन स्वराज पार्टी को एक मौका जरूर देना चाहिए बिहार के लोगों को, जो नवंबर 2025 में चुनाव है। मैं बिल्कुल मैं बिहारी फर्स्ट होने के नाते ये सुझाव जनता को, जिनके पास भी ये जा रहा है, आपको 10 आपके दिमाग में बातें हो सकती हैं, लेकिन जीवन बड़ा लंबा होता है, 5 साल प्रशांत किशोर जी को देने में बुराई क्या है। तो निश्चित रूप से ये थे हमारे साथ अस्थायी इसके निर्देशक और हमारे चैनल के बतौर कंसल्टिंग एडिटर के रूप में सेवा दे रहे आर कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पे आपको बिहार के लेके जो भी संभावनाएं हैं, बिहार को लेकर जो भी विकास और ब्लूप्रिंट है उन पर चर्चा की, और साथ ही तमाम ऐसे विषयों पर इन्होंने चर्चा किया जिसको लेके सरकार और सरकार के आला कमान को सोचने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन युधिष्ठिर के साथ रवि सिंह, बिग भारत मीडिया, दिल्ली।